नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। चलिए हम कहानी को शुरुआत करते हैं। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, लेकिन उस बच्चे को वो अपने दिल में ज़िंदगी भर रखती है। और सोचिए, उसी दिल में जब कोई अपना ही खंजर उतार दे तो वो घाव खून नहीं बहाता, वो घाव आंसू बहाता है। सालों तक चुपचाप बिना किसी को दिखाए आज मैं आपको एक ऐसी माँ की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने अपने बेटे के लिए अपनी पूरी दुनिया लुटा दी, और उसी बेटे ने एक दिन उसकी झोली में सिर बेइज्जती डाल दी। 5 साल तक वो माँ एक एक सांस गिनती रही, इस उम्मीद पे कि शायद उसका बेटा लौट आए। और एक शाम सचमुच दरवाजे पर एक दस्तक हुई। बेटा लौट आया, लेकिन माफ़ी मांगने नहीं, हिस्सा मांगने। उस दिन उस माँ ने जो कहा वो सिर्फ 4 शब्द थे, तू मेरे लिए मर चुका है। लेकिन उन 4 शब्दों के पीछे 5 साल का दर्द था, 5 साल का इंतज़ार और एक टूटे हुए दिल की पूरी दास्तान छिपी थी। रुकिए मत, क्योंकि इस कहानी का अंत आपको अंदर तक हिला देगा। और आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, अगर आप उस माँ की जगह होते तो क्या करते? पूरी कहानी देखिएगा, क्योंकि असली मोड़ तो अभी आना बाकी है। तो चलिए मिलते हैं सविता देवी से। छोटा सा कस्बा, सर्दियों की एक धुंधली शाम, आसमान में हल्की हल्की लाली अभी बाकी थी और गलियों में धुएं की महक तैर रही थी। सविता देवी अपने आंगन में बैठी तुलसी के पौधे के सामने दिया जला रही थी। उनकी उंगलियां काँप रही थी, उम्र की वजह से नहीं, बल्कि सालों के अकेलेपन की वजह से। तभी दरवाजे पर एक आवाज़ हुई, खट खट। सविता देवी की उंगलियां ठहर गई, दिल एक पल के लिए रुका। इस दरवाजे पर अब दस्तक कम ही होती थी। आते तो सिर्फ 2 लोग थे, या तो उनकी बेटी स्नेहा या फिर दवाई वाला लड़का। पर स्नेहा तो हमेशा प्यार से पुकारती थी, माँ दरवाज़ा खोलो ना। और यह दस्तक, यह अजनबी थी, रूखी, बेसब्री भरी। उन्होंने धीरे से उठकर दरवाज़ा खोला और सामने का दृश्य देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरवाजे पर वही चेहरा खड़ा था जिसे उन्होंने 5 साल पहले आखिरी बार देखा था। उनका बेटा आरव, और उनके पीछे उतनी ही सजी धजी, उतनी ही बेपरवाह उसकी पत्नी तानिया। एक पल के लिए सविता देवी को लगा जैसे वक्त थम गया हो। 5 साल का इंतज़ार, 5 साल के आंसू, 5 साल की वो हर रात जब वो अपने बेटे की तस्वीर सीने से लगाकर सोई थी। सब कुछ एक झटके में आंखों के सामने घूम रहा था, पर उसकी आंखों में न चमक आई, न ओठों पर मुस्कान। बस एक गहरा सन्नाटा उतर गया, जैसे कोई सूखा हुआ कुआं जिसमें अब पानी की एक बूंद भी नहीं बची। आरव ने कोई माँ नहीं कहा, कोई पैर नहीं छुए, बस अपने हाथ का बैग एक तरफ रखते हुए ठंडी आवाज़ में बोला, अंदर आने को नहीं कहोगी? सविता देवी कुछ नहीं बोली, धीरे से एक तरफ हट गई और चुपचाप पलटकर अंदर चली गई, जैसे कोई पुरानी दीवार जिसके सामने आंधी आए और वो हिल भी न सके। तानिया ने पीछे से आरव के कान में फुसफुसा कर कहा, देख लिया, कह रही थी न मैं। 5 साल बाद बेटा दरवाजे पर खड़ा है और इनके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं। बेटी में तो जान बसती है इनकी, और बेटे को देखकर मुंह फेर लेती है। तानिया के इन शब्दों में हमेशा की तरह जहर घुला था, और आरव के चेहरे की सख्ती और गहरी हो गई। वो अंदर की ओर बढ़ा, उस कमरे की ओर जहाँ 5 साल से एक टूटा हुआ इंसान बिस्तर पर पड़ा था, उसके पिता रमाकांत। अंदर का दृश्य किसी को भी रुला देने वाला था। रमाकांत जी बिस्तर पर लेटे थे, आंखें छत की तरफ टिकी हुई, जैसे किसी अनदेखी दुनिया से बातें कर रहे हो। और उनके पैरों के पास बैठी सविता देवी अपने कांपते हाथों से उनके पैर सहला रही थी। न कोई शिकायत, न कोई शोर, बस एक खामोश सेवा जो 5 साल से चल रही थी। आरव दरवाजे पर रुक गया। एक पल के लिए उसकी आंखों में कुछ हिला, शायद वो बचपन की कोई याद थी। पर तभी तानिया की आवाज़ पीछे से आई और वो हिचकिचाहट फिर से पत्थर बन गई। क्या नाटक है यह? तानिया कमरे में घुसते हुए बोली, देखो इन्हें, छत ताक रहे हैं जैसे इन्हें कुछ सुनाई ही न देता हो। और माँ जी, आप भी ऐसे बैठी है जैसे हमें जानती ही नहीं।
सविता देवी ने पलटकर तानिया की तरफ देखा, बहुत शांत निगाहों से, जैसे कोई अपने ही घर में किसी अजनबी को देख रहा हो जो बिन बुलाए चला आया हो। आरव ने सब्र खो दिया। उसने आवाज़ ऊंची करके कहा, माँ क्या हो गया है तुम्हें? 5 साल बाद तुम्हारा बेटा घर आया है और तुम एक शब्द भी नहीं बोल रही। क्या मैं इस घर में इतना पराया हो गया हूँ? सविता देवी ने बहुत धीरे से जवाब दिया और उनकी आवाज़ में एक अजीब सा ठंडापन था। पराया? यह शब्द तूने मुझसे नहीं अपने कर्मों से सीखा है बेटा। आरव तिलमिला उठा। देखा तानिया, मैंने कहा था ना, इनके पास मेरे लिए सिर्फ ताने हैं। मैं यहाँ किसी भावुक ड्रामे के लिए नहीं आया माँ, मैं यहाँ अपना हक लेने आया हूँ। यह सुनकर सविता देवी के हाथ, जो अब भी रमाकांत जी के पैरों पर थे, एक पल के लिए ठहर गए, पर उन्होंने ऊपर देखा तक नहीं। बस इतना कहा, हक? तुझे हक की बात करते हुए जरा भी झिझक नहीं हुई? अब तानिया बीच में कूद पड़ी। क्यों झिझके? यह घर, यह ज़मीन, यह सब आरव का भी तो है। आप अकेली मालकिन नहीं है इसकी। जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए। सविता देवी ने तानिया की तरफ ऐसे देखा जैसे कोई शांत समंदर जिसके नीचे तूफान दबा हो। बहू, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। बीच में मत बोलो। बेटे से बात कर रही है? तानिया हंसी और उस हंसी में तीखापन था। अभी तो कह रही थी यह पराया है, अब अचानक बेटा हो गया। माँ जी, आप बड़ी चालाक है। सविता देवी की आंखें अब भर आई थी, पर उनकी आवाज़ नहीं कांपी। उन्होंने बहुत ठहर कर कहा, मेरा बेटा तो उस दिन मर गया था जिस दिन इसने अपनी माँ की झुकी हुई पीठ से ज़्यादा तुम्हारे घमंड को अपना लिया था। आज जो मेरे सामने खड़ा है वो मेरा आरव नहीं है, ये तो बस तुम्हारा पति है। आरव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। माँ, तुम बात बात पर तानिया को क्यों घसीटती हो? आखिर तुम्हें उससे इतनी नफरत क्यों है? और यहीं पर सविता देवी के भीतर 5 साल से बंद एक दरवाज़ा खुल गया। उन्होंने बहुत धीरे से रमाकांत जी के पैर छोड़े, उठ खड़ी हुई और अपने बेटे की आंखों में सीधे देखा। नफरत? उन्होंने कहा, मुझे किसी से नफरत नहीं है बेटा। नफरत करने के लिए भी दिल में जगह चाहिए होती है, और मेरे दिल में तो अब सिर्फ जख्म बचे हैं। पर तू पूछ रहा है ना, तो आज मैं तुझे वो सब याद दिलाऊंगी जो तू भूल चुका है या भूलने का नाटक कर रहा है। कमरे में एक पल के लिए ऐसी खामोशी छा गई कि दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की टिक टिक भी गूंजने लगी, और उसी खामोशी में सविता देवी अपनी यादों के उस दरवाजे की ओर लौट पड़ी जिसे उन्होंने 5 साल पहले खुद अपने हाथों से बंद कर दिया था। बात उन दिनों की है जब इस घर के आंगन में हंसी की खुशबू बहती थी। सविता देवी और रमाकांत जी की शादी को तब 32 साल हो चुके थे, और अगर आप उन दोनों को साथ देखते तो आपको यकीन ही नहीं होता कि इतने सालों बाद भी कोई इतने प्यार से जी सकता है। रमाकांत जी हर सुबह अपनी पत्नी के लिए पहला कप चाय खुद बनाकर लाते। सविता देवी हंसकर कहती, अब तो बंद करो जी, हाथ कांपते हैं आपके। और रमाकांत जी मुस्कुराकर जवाब देते, जब तक ये हाथ चल रहे हैं तुम्हारी चाय मैं ही बनाऊंगा। यह मेरा हक है। यह उनका प्यार था, बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के, जैसे 2 पुराने पेड़ जिनकी जड़ें जमीन के नीचे एक दूसरे से गूंथ गई हो। इसी प्यार की छाँव में उनके 2 बच्चे पले बड़े, बड़ा बेटा आरव और छोटी बेटी स्नेहा। आरव सविता देवी की जान था। लोग कहते थे बेटा माँ का दुलारा होता है, पर आरव तो जैसे माँ की सांस था। बचपन में जब आरव को बुखार आता तो सविता देवी रात रात भर जाकर उसके माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखती, अपना खाना छोड़कर पहले उसे खिलाती, सर्दियों में अपना स्वेटर उतारकर उसे पहना देती और खुद ठिठुरती रहती। रमाकांत जी एक साधारण किराने की दुकान चलाते थे। बड़ी दौलत नहीं थी, पर मन की अमीरी बहुत थी। उन्होंने अपनी हर कमाई बच्चों की पढ़ाई पर लगा दी। आरव को शहर भेजा, अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में। सविता देवी ने अपने गहने तक बेच दिए ताकि उनके बेटे की पढ़ाई में कोई कमी न रह जाए। और स्नेहा तो जैसे चुपचाप इस घर का जलता हुआ दिया थी। बड़े भाई के आगे उसने कभी अपनी जीद नहीं रखी। नई किताबें आती तो पहले भैया को, नए कपड़े आते तो पहले भैया को। स्नेहा हंसकर कह देती, मुझे तो पुराना ही अच्छा लगता है माँ। और सविता देवी उसका माथा चूम लेती, यह जानते हुए भी कि बेटी झूठ बोल रही है।
सबकी खुशी के लिए आरव बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करने लगा। जिस दिन उसकी पहली नौकरी लगी, रमाकांत जी ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। सविता देवी की आंखों में उस दिन जो चमक थी वो किसी रानी की ताज से कम नहीं थी। उन्होंने सबसे कहा, मेरा बेटा अब बड़ा आदमी बन गया है, अब हमारे बुढ़ापे की कोई फिक्र नहीं। काश उन्हें पता होता कि किस्मत उनके साथ कैसा खेल खेलने वाली है। फिर आया वो दिन जब आरव ने फ़ोन पर बताया कि उसने शहर की एक लड़की तानिया से शादी करने का फैसला कर लिया है। सविता देवी और रमाकांत जी के दिल में हल्की सी हिचक जरूर थी, पर बेटे की खुशी के आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा। उल्टा उन्होंने अपनी जमा पूंजी से एक शानदार शादी की तैयारी की। पूरे कस्बे को न्योता दिया, घर को दुल्हन की तरह सजाया। सविता देवी ने अपने हाथों से हर पकवान बनाया। रमाकांत जी ने अपने बीमार टांगों के बावजूद हर मेहमान का स्वागत किया। स्नेहा ने पूरे घर को फूलों से सजाया। पूरा परिवार बस एक ही सपना देख रहा था कि अब घर में एक बहू आएगी जो इस घर की बेटी बनकर रहेगी, जो बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगी। शादी हुई, तानिया दुल्हन बनकर इस घर में आई। पूरा घर खुशियों से भर गया, पर वो खुशी सिर्फ एक रात की मेहमान थी। अगली ही सुबह इस घर की नींव हिलने वाली थी। शादी के अगले दिन की सुबह घर मेहमानों से भरा हुआ था। रिश्तेदार, पड़ोसी, गांव बिरादरी के लोग सब नई बहू को देखने, आशीर्वाद देने आए थे। रिवाज के मुताबिक नई बहू का सुबह मेहमानों के सामने आना, सबका आशीर्वाद लेना, यह एक खास पल होता है। सविता देवी ने बड़े चाव से एक लाल साड़ी निकाल कर रखी थी, यह सोचकर कि उनकी बहू इसे पहनकर घूंघट में सबके सामने आएगी और घर की लक्ष्मी कहलाएगी। पर जो हुआ वो सविता देवी की कल्पना से बहुत परे था। दरवाज़ा खुला और तानिया बाहर आई, पर न कोई साड़ी, न कोई घूंघट, न कोई शर्म। वो एक बहुत छोटी सी टी शर्ट और हाफ पैंट पहने ऐसे बाहर निकली जैसे किसी फैशन शो के रैंप पर चल रही हो। भरे हुए घर में, बुजुर्ग के बीच, रिश्तेदारों की मौजूदगी में एक पल के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। रमाकांत जी, जो अपनी बहू को आशीर्वाद देने के लिए हाथ आगे बढ़ाए बैठे थे, शर्म से आंखें झुकाकर चुपचाप उठे और बाहर आंगन में चले गए। बूढ़े ससुर के लिए यह पल किसी सज़ा से कम नहीं था। बूढ़ी चाची जो कोने में बैठी थी, उन्होंने अपना मुंह घुमा लिया। एक बुजुर्ग रिश्तेदार ने धीरे से कहा, एक ऐसा ज़माना आ गया है। रिश्तेदार चाय के प्याले वही छोड़कर एक एक करके उठने लगे। स्नेहा शर्म से पानी पानी होकर अंदर के कमरे में भाग गई और सविता देवी वो बस खड़ी रह गई, जैसे किसी ने उनके पैरों में खिले ठोक दिए हो। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सपना है या सच। जब मेहमान चले गए तो सविता देवी ने बड़े प्यार से, बहुत नरमी से तानिया को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारा घर है, तुम जैसे चाहो रहो, पर बाहर वालों के सामने, बुजुर्गों के सामने थोड़ा ढककर आ जाया करो, यह हमारे घर की मर्यादा है। पर तानिया का जवाब किसी तमाचे से कम नहीं था। उसने बड़ी रुखाई से कहा, मैं खुले विचारों वाली लड़की हूँ, मुझसे यह साड़ी, सूट, यह घूंघट नहीं होगा। मैं किसी के लिए अपने आप को नहीं बदलूंगी। अगर आपको दिक्कत है तो यह आपकी समस्या है, मेरी नहीं। सविता देवी ने बेबसी से अपने बेटे की तरफ देखा, इस उम्मीद में कि शायद वो अपनी माँ का साथ देगा, शायद वो अपनी पत्नी को समझाएगा। पर आरव ने ठंडी आवाज़ में कहा, माँ, कपड़े ही तो है, तुम बेकार में बात का बतंगड़ बना रही हो। तानिया सही कह रही है, तुम पुराने ज़माने की सोच में जी रही हो। उस एक वाक्य ने सविता देवी के दिल को चीर दिया। 32 साल जिस बेटे को उन्होंने अपने खून से सींचा था, वो आज अपनी माँ की मर्यादा के आगे एक अजनबी की जीत को खड़ा कर रहा था। जिस माँ ने अपने गहने बेचकर उसे पढ़ाया था, आज वही माँ अपने ही घर में अपमानित खड़ी थी। सविता देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज़ में सिर्फ इतना कहा, बेटा, ससुराल कोई जेल नहीं होती जो मैं किसी को कैद कर लूँ, पर घर की इज्जत एक दिन में सबके सामने मिट्टी में मिला देना, यह कोई आज़ादी नहीं होती, यह तो अपनों की भावनाओं का कत्ल होता है। तानिया ने बेशर्मी से कंधे उचकाए। आप जैसे लोगों को बस दिखावे की ज़रूरत होती है। हम आधुनिक लोग हैं, हम अपनी सोच से जीते हैं।
उस दिन उस घर की खुशियाँ हमेशा के लिए दफन हो गई। उस दिन के बाद घर में तनाव बढ़ता ही गया। तानिया हर छोटी बात पर झगड़ती, सविता देवी हर बार चुपचाप सह जाती, यह सोचकर कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, शायद बहू घर को अपना समझने लगे। पर एक शाम तानिया ने आरव को साफ साफ कह दिया, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो इस घर को छोड़ना होगा। मुझसे इन बूढ़ों की सेवा नहीं होगी, या तो तुम्हारी माँ या तो मैं। और आरव ने अपनी माँ को चुना होता तो शायद ये कहानी कुछ और ही होती, पर उसने अपनी पत्नी को चुना। उसने एक झटके में अपना बैग उठाया। सविता देवी दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ी रही। बेटा मत जा, तेरे बिना यह घर सूना हो जाएगा, तेरे बाबूजी का दिल टूट जाएगा। पर आरव ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा, न माँ की तरफ न पिता की तरफ। वो तानिया के पीछे पीछे चल पड़ा और घर की दहलीज पार करके और हमेशा के लिए उनकी ज़िंदगी से निकल गया। सविता देवी वही दरवाजे पर बैठ गई, आंखों में आंसू, दिल में तूफान और हाथ में सिर्फ एक खालीपन। और पीछे रमाकांत जी, अपने बेटे का यूं मुंह मोड़कर चले जाना रमाकांत जी बर्दाश्त नहीं कर पाए। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, उसने बूढ़े माँ बाप को बीच रास्ते में अकेला छोड़ दिया। उस रात रमाकांत जी को दिल का दौरा पड़ा और उस दिन के बाद वो कभी ठीक से खड़े ही नहीं हो पाए। उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया, वो बिस्तर जो अगले 5 साल तक उनकी दुनिया बन गया। 5 साल, एक एक दिन, एक एक सदी जैसा, एक एक रात एक इम्तिहान जैसी। गांव भर में बात फैल गई कि नई बहू ने आते ही घर तुड़वा दिया और बेटा माँ बाप को छोड़कर चला गया। लोग तरह तरह की बातें करते, पर सविता देवी ने किसी को जवाब नहीं दिया। वो बस चुप हो गई, न किसी से मिलती न बोलती, बस दिन रात अपने बीमार पति की सेवा करती और भीतर ही भीतर घुटती रहती। पर इस अंधेरे में एक रोशनी थी, स्नेहा की शादी हो चुकी थी, उसका अपना घर था, अपनी गृहस्थी थी। उसका पति राजेश एक भला इंसान था, जिसने कभी अपनी पत्नी को मायके की जिम्मेदारी निभाने से नहीं रोका। स्नेहा हर दूसरे दिन अपने माँ बाबूजी के पास आती, कभी दवाई लेकर, कभी सब्जी राशन लेकर, कभी माँ के लिए उनकी पसंद की मिठाई लेकर। पर वो सिर्फ चीज़ें नहीं लाती थी, वो हिम्मत लाती थी। जब सविता देवी टूट जाती तो स्नेहा चुपचाप उन्हें गले लगा लेती। जब रमाकांत की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती तो स्नेहा रात रात भर उनके सिरहाने बैठी रहती। उसने कभी अपने ससुराल में यह शिकायत नहीं करने दी कि वो मायके में ज़्यादा वक्त देती है, और कभी अपने माँ बाबूजी को यह महसूस नहीं होने दिया कि उनका बेटा उन्हें छोड़ गया है। एक दिन सविता देवी ने स्नेहा से कहा, बेटी तूने तो अपनी पूरी ज़िंदगी हमारी सेवा में लगा दी, हमने तो हमेशा तेरे भाई को ही सब कुछ समझा, और तूने हमें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। स्नेहा हंसकर बोली, माँ बेटी होने का यही तो मतलब है ना, और वैसे भी आपने मुझे कम कहाँ दिया, आपने मुझे संस्कार दिए, प्यार दिया, बाकी सब तो बस चीज़ें हैं। उस पल सविता देवी को एक बात समझ में आ गई, असली औलाद वो नहीं होती जो जन्म से बनती है, असली औलाद वो होती है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ी रहती है। और उन्होंने एक फ़ैसला लिया। उन्होंने और रमाकांत जी ने बैठकर तय किया, अपनी सारी ज़मीन, अपना यह घर, अपनी बैंक की जमा पूंजी, सब कुछ स्नेहा के नाम कर देंगे। क्योंकि जिस बेटे ने 5 साल में एक बार भी उनकी खबर नहीं ली, यहाँ तक कि तानिया ने उनका फ़ोन नंबर तक बदलवा दिया था ताकि माँ बाप उसे संपर्क न कर सके, उस बेटे का इस घर पर कोई हक नहीं। सविता देवी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा था, मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया जिस दिन उसने इस दहलीज को पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। कागज पर दस्तखत हो गए, सब कुछ स्नेहा के नाम हो गया, पर किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था कि कहानी यही ख़त्म हो जाए। 5 साल के बाद उस सन्नाटे के बाद एक शाम फिर वही दरवाज़ा खटखटाया गया और वहीं से शुरू हुआ असली इम्तहान। अब हम वापस उसी पल पर लौटते हैं जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। आरव और तानिया 5 साल बाद उसी घर में खड़े थे। रमाकांत जी बिस्तर पर, सविता देवी उनके सामने, और अब सविता देवी की सारी यादें फिर से वर्तमान में लौट आई थी।
आरव ने अपनी बात दोहराई और इस बार उनकी आवाज़ में और भी घमंड था। माँ, मैंने कहा ना, मैं यहाँ भावुक बातें करने नहीं आया। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। यह घर, यह ज़मीन, बाबूजी की दुकान, इन सब में मेरा हक है। मुझे मेरा हक दे दो और मैं चला जाऊँगा। तानिया ने भी जोड़ दिया, और हम कोई भीख नहीं मांग रहे। हमें बस वो चाहिए जो कानूनन हमारा है। हमें पता चला है कि आपने सब कुछ अपनी बेटी स्नेहा के नाम कर दिया है। यह सरासर नाइंसाफ़ी है। बेटा तो आरव है, फिर सब बेटी को क्यों? सविता देवी कुछ पल चुप रही। फिर उन्होंने अपने कांपते हाथों से रमाकांत जी का चेहरा सहलाया, उस पति का चेहरा जो 5 साल से इसी बेटे के गम में बिस्तर पर पड़ा था। और फिर वो अपने बेटे की तरफ मुड़ी। हिस्सा? उन्होंने बहुत गहरी आवाज़ में कहा। तुझे हिस्सा चाहिए? हाँ माँ, हिस्सा। सविता देवी की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सा ठहराव था, जैसे कोई तूफान गुजर जाने के बाद की खामोशी। बेटा, उन्होंने कहा, जिस दिन तूने अपनी माँ बाप की गोद को ठोकर मार दी थी, उस दिन तूने हिस्सा नहीं मांगा था। जिस दिन तेरे फैसले से इस घर की खुशियाँ बिखर गई थी, उस दिन तूने हक की बात नहीं की थी। जब तेरे बाबूजी सदमे में बिस्तर पर गिर पड़े और मैंने हर रात उनके माथे पर पट्टी रखी, उस रात तू किसकी गोद में सो रहा था? आरव की नज़रें थोड़ी झुक गई, पर तानिया अब भी अकड़ी खड़ी थी। जब पूरे गांव में हमारी इज्जत का मजाक उड़ाया गया। सविता देवी की आवाज़ अब कांपने लगी थी। जब मेरी झुकी हुई कमर का सहारा बनकर तेरी बहन ने मुझे उठाया, तब तू कहा था बेटा? 5 साल में एक बार भी तूने फ़ोन नहीं किया, एक बार भी यह नहीं पूछा कि तेरे बाबूजी जिंदा भी है या नहीं। और आज तू हिस्सा मांगने आया है। आरव झुंझला उठा। माँ, मुझे यह उपदेश नहीं सुनना। जो हुआ सो हुआ, अब मुझे बस मेरा हिस्सा चाहिए। बाबूजी से कहो, जो देना है दे दे, वरना मैं कोर्ट चला जाऊंगा। कानून मेरे हाथ है। और यह सुनते ही सविता देवी के भीतर 5 साल से दबा हुआ बांध टूट गया। उन्होंने आगे बढ़कर अपने बेटे के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। पूरा कमरा जैसे थर्रा गया। तानिया की चीख निकल गई। यह क्या किया आपने? अपने ही बेटे पर हाथ उठाया? पर सविता देवी की आवाज़, जो 5 साल से चुप थी, अब गरज रही थी। हाँ, उठाया। और शर्म आती है मुझे कि मैंने तुझे जन्म दिया। तू इंसान नहीं है आरव। तू इस माँ के आंचल पर लगा हुआ एक दाग है। जिस बाप को तू आज भी नौटंकीबाज समझ रहा है, वो 5 साल से इस बिस्तर पर सिर्फ तेरी वजह से पड़ा है, तेरी दी हुई चोट की वजह से। आरव के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। वो जड़ हो गया था। तू कानून की बात करता है, सविता देवी ने कहा। कानून तो सिर्फ कागज़ों पर हक देता है बेटा, पर असली हक वो होता है जो सेवा से कमाया जाता है, त्याग से कमाया जाता है, प्यार से कमाया जाता है। जो हक तूने ठोकर मारकर खो दिया, उसे जहर उगलकर वापस नहीं पाया जा सकता। और रही बात हिस्से की, उन्होंने एक गहरी सांस लेकर कहा, तो सुन ले, इस घर का, इस ज़मीन का, हर उस चीज़ का हिस्सा जो हमने अपने पसीने से बनाई, वो सब उस बेटी का है जिसने हमारे बुढ़ापे को सहारा दिया, जिसने हमारे आंसू पोंछे, जो हर मुश्किल में हमारे साथ खड़ी रही। तेरा हिस्सा तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तूने इस दहलीज को छोड़ा था। तानिया फिर बोलने को हुई, पर सविता देवी ने अपना हाथ उठाकर उसे रोक दिया। और तुम, उन्होंने तानिया की तरफ देखते हुए कहा, तुम इस घर की बहू बनकर आई थी, पर तुमने कभी इस घर को अपना ही नहीं माना। तुमने सिर्फ छीना। तो अब जाओ और उस बेटे को ले जाओ जिसे तुमने मुझसे छीना है। अब यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। उन्होंने दरवाजे की तरफ इशारा किया। जितनी जल्दी तुम इस घर में आए थे, उतनी ही जल्दी निकल जाओ, वरना इस बार मेरी चुप्पी नहीं, मेरा गुस्सा तुम्हारा जवाब देगा। आरव और तानिया कुछ पल के लिए वही खड़े रह गए। पहली बार आरव की आंखों में गुस्से की जगह शर्मिंदगी थी, पर उसके कदम अब भी अकड़े हुए थे। उसने तानिया का हाथ पकड़ा और दोनों दरवाजे की ओर बढ़ गए। सविता देवी ने आगे बढ़कर दरवाज़ा उनके पीछे बंद कर दिया, जोर से नहीं बल्कि बहुत शांति से। और वही शांति सबसे बड़ा जवाब थी। दरवाज़ा बंद हो चुका था। बाहर आरव और तानिया खड़े थे।
हैरान, गुस्से में, पर सबसे ज़्यादा शर्मिंदा। जिस माँ को वो 5 साल पहले रोता बिलखता छोड़ गए थे, आज वही माँ अपने आंसुओं को पीछे छोड़ एक चट्टान बनकर उनके सामने खड़ी हो गई थी। घर के भीतर सविता देवी धीरे धीरे चलकर रमाकांत जी के पास आकर बैठ गई। उन्होंने बहुत प्यार से उनके माथे पर हाथ फेरा। रमाकांत जी की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो दर्द के नहीं। सविता देवी ने धीरे से कहा, अब कोई डर नहीं लगता जी। आज हमने अपनी सबसे बड़ी कमज़ोरी को अपने ही हाथों से दरवाजे के बाहर कर दिया। अब हम आज़ाद हैं। रमाकांत जी ने बहुत धीमी पर मजबूत आवाज़ में कहा, और हमारी सबसे बड़ी ताकत वो तो अब भी हमारे साथ है सविता, हमारी बेटी, हमारी स्नेहा। और जैसे उनकी बात पूरी हुई, दरवाजे पर एक जानी पहचानी प्यारी सी आवाज़ गूंजी, माँ, बाबूजी, देखो मैं आज आपकी पसंद वाली गजक लेकर आई हूँ। स्नेहा अंदर आई। उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी। उसने अपने माँ बाबूजी को देखा और एक पल में समझ गई कि कुछ हुआ है, पर उसने कुछ पूछा नहीं, बस चुपचाप आगे बढ़ी और दोनों की गोद में सिर रखकर बैठ गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में बैठा करती थी। वो तस्वीर उस घर ने बरसों से नहीं देखी थी। एक माँ, एक पिता और एक बेटी। उनके बीच का रिश्ता खून का नहीं बल्कि उससे गहरा था। स्नेहा ने धीरे से माँ का हाथ थामा। माँ, आप ठीक है ना? सविता देवी की आंखों से एक आंसू गिरा, पर इस बार वो आंसू कमज़ोरी का नहीं था, इस बार वो आंसू सुकून का था। हाँ बेटी, उन्होंने कहा, अब बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि आज मुझे समझ आ गया, जो साथ दे वही अपना होता है, बाकी सब तो बस रिश्तों के नाम होते हैं। उस शाम उस घर की दीवारें बरसों बाद पहली बार चैन की सांस ले रही थी। जिस बेटे के लिए वो दरवाजे हमेशा खुले रहते थे, वो बेटा आज अपने ही कर्मों से वो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद करवा गया था। और जिस बेटी को दुनिया हमेशा पराया धन कहती आई थी, वही बेटी उस टूटे हुए घर की सबसे बड़ी दौलत बन गई। रमाकांत जी ने सविता देवी का हाथ अपने हाथों में लिया। 32 साल पहले जो हाथ थामा था, वो आज भी उतनी ही मजबूती से थामे हुए थे। 2 बूढ़े हाथ, 2 थके हुए दिल, पर एक दूसरे में पूरी दुनिया समेटे हुए। शायद यही असली प्यार होता है, जो हर तूफान के बाद और गहरा हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सविता देवी की नहीं है, यह हर उस माँ की कहानी है जो अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ लुटा देती है और बदले में सिर्फ इंतज़ार पाती है। कभी कभी जो रिश्ते खून से बनते हैं, वो जिम्मेदारी के आगे हार जाते हैं, और जो रिश्ते ममता से, त्याग से और सेवा से बनता है, वही ज़िंदगी भर निभाया जाता है। खून का रिश्ता तभी तक मायने रखता है जब उसमें अपनापन हो, सम्मान हो, जिम्मेदारी हो। पर अगर वही रिश्ता सिर्फ स्वार्थ और लालच में बदल जाए, तो माँ बाप को भी पूरा हक है कि वो अपनी ज़िंदगी उन हाथों में सौंपे जो उन्हें टूटने न दे, बल्कि थाम कर रखे। सविता देवी ने अपने बेटे को माफ़ नहीं किया, क्योंकि वो लौटा था सिर्फ अपना हिस्सा मांगने। न कोई पछतावा, न कोई अफसोस, न आँखों में एक बूंद आंसू। और अब मेरा आपसे एक सवाल है, जो इंसान माँ बाप के जिंदा रहते हुए भी उन्हें बोझ समझे, क्या उसे सिर्फ खून के रिश्ते के नाम पर दोबारा अपनाना सही होता है? अगर आप सविता देवी की जगह होते तो क्या आप अपने ऐसे बेटे को माफ़ कर पाते? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका जवाब इस कहानी का सबसे सच्चा निष्कर्ष होगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें।